अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आर के साथ। आज की वीडियो इमिग्रेशन से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं, बल्कि एक बेसिक सवाल है और मुख्तलिफ सवालों को मैं सम अप करके इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे एक सवाल, ये कॉमन सवाल है, मैं जनवरी 2026 में आ गया हूँ तो क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ? मैं फरवरी 2026 में आ गया हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? दुबई से एक से ज़्यादा लोगों ने, बल्कि दुबई और कतर दोनों जगह से मेरे से पूछा है कि हम सितंबर अक्टूबर 2025 में आए थे, पादरोन करवा ली थी, क्या अभी हम वापस आके ये वाली इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? इसी तरह ये सवाल पूछा गया कि 2023 में या 2022 से लेके 1.5-2 साल तक यहाँ के रुके, फिर हम चले गए, तो हमारी जो पादरोन है वो अभी तक चल रही है। हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं तो क्या हम आके हमारे पास वीज़ा भी है तो क्या आके हम ये वाली इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? और यूके से भी कुछ स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो हैं, जो पीएसडब्ल्यू वाले हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछा है। जी, हम गए थे कुछ महीने पहले, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में जाके अपनी पादरोन कराए हैं, तो अभी मार्च का महीना है, अप्रैल में उन्होंने चूँकि करना है, तो क्या हम अभी जाके सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं? तो इन सब सवालों को मिला के मैं आपको एक ही जवाब देने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश ये करूँगा, जो कि पहले भी बहुत सी वीडियो मैंने बताया है, कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, वो कौन है जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये बात दोबारा समझ जाइएगा और इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले डेडलाइन जो है स्पेन में मौजूद होने की, वो है 31 दिसंबर 2025। उसके बाद जो बंदा जा रहा है वो एलिजिबल नहीं है, ये बात समझ जाए। पूरा यूरोप एक है, आप कहीं पे भी लैंड करेंगे, स्पेन को पता है। जो सिस्टम उन्होंने बनाया है EES, एग्जिट एंट्री सिस्टम, वो बनाया इसके लिए गया है। जो लोग जा रहे हैं अभी, उनसे अगर आप पूछेंगे तो कोई भी नॉन यूरोपियन, इवन ब्रिटिश पासपोर्ट वाला बंदा भी यूके से वहाँ पे जाएगा, यूरोपियन यूनियन से बाद, जैसे कोई पाकिस्तान से, दुबई से, कतर से, दोहा से, मतलब यूरोपियन यूनियन के बाद से कहीं से भी जो उतरेगा, जो कनाडा अमेरिका से भी आएगा, उसको वहाँ पे वो फिंगरप्रिंट्स करते हैं, प्रॉपर बायोमेट्रिक करते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। तो अब आप छुप नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि मैं पिछले साल से यहाँ पे बैठा हुआ था। आप जर्मनी में उतरेंगे, स्पेन को पता है, स्पेन में उतरेंगे, फ्रांस को पता है, आप हॉलैंड में उतरेंगे, सबको पता है। यानी यूरोपियन यूनियन में किसी एक जगह पे आप उतरेंगे, पूरी की पूरी यूनियन को पता है किस तारीख को, किस टाइम को, कौन सी फ्लाइट से, किस मुल्क से आपने उस किसी यूरोप के अंदर आपकी एंट्री हुई थी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं पिछले साल से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एक बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स आपके किसी काम के नहीं हैं। मैं पहले भी कई वीडियो में ये बात कर चुका हूँ, आज फिर आपको थोड़ी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पेन के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेन चीज़ें जो हम साथ लगा रहे हैं इसके, वो है आपकी इम्पाद्रोमेंटो, वो है आपका मेडिकल कार्ड, आपका लाइब्रेरी का कार्ड। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कोई भी महकमा चेक कर सकता है। स्पेन के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एक्सेस दी हुई है, हर एक जो उनका डिपार्टमेंट है, कोई भी महकमा है, उसको चेक कर सकता है। कैसे चेक कर सकता है? मिसाल के तौर पे इम्पाद्रोमेंटो हम लेते हैं, उसके बॉटम पे एक QR कोड लगा हुआ है, एक बार कोड लगा हुआ है, जिसको स्कैन करके वो चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पे और किस जगह पे बनी थी। मैं या कोई बंदा, जो आजकल के बच्चे बल्कि ज़्यादा तेज़ हैं, ये आपको मेरी इम्पाद्रोमेंटो को फ़ोटोशॉप करके ऊपर आपका नाम लिख के दे सकते हैं, किसी और का भी नाम लिख के दे सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो नीचे बार कोड है, वो जो नीचे QR कोड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह ही जो भी आप मेडिकल कार्ड देखेंगे, उसके नीचे भी, जैसे पासपोर्ट के नीचे एक लाइन बनी होती है पूरी कोड्स की, वो पूरी बार कोड लगी हुई है। कोई बंदा भी फेक कार्ड बना सकता है, आपकी फ़ोटो लगा सकता, हो सकता है उसकी क्वालिटी असली वाले से भी अच्छी दिखा सकता हो, आम नज़र देखने में वो बिल्कुल ना पता चले कि असली है या नकली है। लेकिन जब आप इमिग्रेशन को देंगे या किसी पुलिस वाले को देंगे, तो वो उसको ये नहीं देखा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, वो उस बार कोड को पढ़ेगा। अगर उसकी मशीन उसको पढ़ सकती है तो ठीक है, वरना नहीं। और कोई बंदा जो सरकारी तौर पे ये चीज़ इशू नहीं कर रहा, वो बार कोड अपने पास से नहीं बना सकता। ये बात समझ जाए। इसी तरह लाइब्रेरी कार्ड का मसला है, वो भी
मशीन रीडेबल है, आप उसकी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन उसको कोड नहीं दे सकते। जब भी कभी हम स्पेन में पेपर जमा कराते हैं, खासतौर पे जो लोग स्पेन के अंदर हैं वो इस बात को समझेंगे, आपने अपने पेपर जमा कराए हैं 1 महीने तक, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 3 महीने तक, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ कागजात की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है स्पेन की इमिग्रेशन में वो इसी चीज़ पे लगता है, चाहे आप पाकिस्तान से करते हैं, चाहे आप स्पेन के अंदर से करते हैं या दुनिया के किसी और मुल्क से करते हैं। एक एक पेपर को चेक किया जाता है। अगर कोई चीज़ बीच में आपने 2 नंबर लगाई थी, गलत लगाई थी, वो आपको पकड़ लेंगे। ये बात आपको समझ आ गई? सो बेसिक तरीका ये है कि आप 31 दिसंबर 2000 पहले से वहाँ पे 2025 से पहले या डेडलाइन तक 31 दिसंबर 2025 तक, उस दिन भी आप वहाँ पे पहुँच गए थे, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला काम क्या है कि आपने 5 महीने पूरे करने हैं स्पेन में रहते हुए और स्पेन से बाहर नहीं जाना। यानी अगर आप दिसंबर को पहुँचे हैं तो आपके 5 महीने पूरे हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जो इमिग्रेशन खुलेगी ये 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक है। आपके मई में टाइम पूरा हुआ, आप जून में कर दें। और कागज़ तो इसके साथ लगाने को नहीं। जो लोग मौजूद हैं, जो वहाँ से गए नहीं हैं, 100% लोगों को ये मिल जाएगा। क्या चाहिए? क्या आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए? दूसरा क्या चाहिए? आपकी इम्पाद्रमेंटो या कोई ऐसा प्रूफ दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर 31 दिसंबर के से पहले आपके पास प्रूफ है, इम्पाद्रमेंटो आपने फिर भी करानी है, ये ज़रूरी है। जिनकी नहीं है वो कोशिश करें कि हो जाए, क्योंकि आप अपनी वो टीआरसी जो कार्ड होगा रेजिडेंसी, वो इम्पाद्रमेंटो के बगैर नहीं ले सकेंगे। तीसरी चीज़ क्या चाहिए? आप जिस मुल्क से भी आए वहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अब इससे आसान तरीका तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए जो लोग मौजूद हैं 110% उनको मिलेगा, लेकिन क्राइटेरिया पूरा करेंगे, इसके अंदर जो आते हैं ये सिर्फ उनको मिलेगा। ये बात समझ जाए। जो इसके बाहर है उनके लिए मुश्किल होगा। हाँ, एक बात है, रफली 1 मिलियन बंदा अप्लाई कर रहा है। हो सकता है कि किसी के बीच में से लग जाए, हो सकता है ना लगे, यानी 50-50 चांस है आपके पास, बल्कि 50-50 भी शायद मैंने ज़्यादा कह दिया है। जो 2 नंबर पेपरों से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत कम चांस है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं प्रूव कर सकते कि आप पहले थे। जैसे आपने लैंड किया तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया कि आप 1 जनवरी गए हैं, यानी 1 दिन बाद गए हैं या 10-12 घंटे बाद पहुंचे हैं, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन इमिग्रेशन बंद नहीं, अब आप 2 साल वाले रूट पे चले जाए, मसला कोई भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगाने। गलत डॉक्यूमेंट लगाने का नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि आपको मुल्क छोड़ने का यानी डिपोर्ट करने का लेटर मिल सकता है। नुकसान क्या है? आपको कुछ अरसे के लिए बैन किया जा सकता है, यानी हो सकता है 3 साल में आपको बैन कर दें। अगर आप इंतज़ार करें तो 2 साल के बाद आप अराइगो ले सकेंगे। अगर बैन हो गए 2-3 साल के लिए तो उसके बाद आपका टाइम शुरू होगा। और दूसरा सवाल, असाइलम वाले जिनके केस चल रहे हैं, यूरोप के किसी मुल्क में भी चल गए हैं, वो इस इमिग्रेशन को नहीं ले सकते। ये बात समझ है बिल्कुल, क्योंकि यूरोप सारा ऐसे है जैसे एक ही मुल्क है। आपने कहीं भी असाइलम किया है, स्पेन वालों को पता है। आपने कहीं पे कोई जुर्म किया है, क्योंकि आपका नाम सिस में आ गया, जुर्म किया कोई, स्पेन वालों को पता है। आपने किसी मुल्क में भी एंट्री की है, ईईएस जो नया सिस्टम है, जो एयरपोर्ट वाला है, वो उसमें पता है। अगर आप इलीगल भी आ रहे हैं, कहीं पे रास्ते में पुलिस से चेक हो गए हैं, मसलन आप जर्मनी में चेक हो गए हैं, फ्रांस स्पेन के बॉर्डर पे चेक हो गए हैं, वो जो पुलिस वाले ने आपको नोट कर लिया स्पेन को, वो भी पता है। इसलिए कोशिश करें कि लीगल तरीके से पेपर बनाएं। जो मौजूद थे 31 दिसंबर से पहले, उन सबको मुबारक हो, क्योंकि उन सब की रेजिडेंसी मिलेगी। जो बाद में आए हैं उनको भी मुबारक हो, क्योंकि उनको 2 साल बाद मिल जाएगी। यानी मिस कोई भी नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जो बीच में 2 नंबरी करेंगे। उम्मीद है कि मैंने आपके बहुत से सवालों को कवर कर लिया है और बहुत से सवालों के आपको जवाब मिल गए। फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।